दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल पे जिसका नाम है उन्ना प्रथम। दोस्तों, जैसा आप जानते हैं, हमने दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए एक टेस्ट सीरीज शुरू की हुई है जिसमें 15 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अभी तक कुछ स्टूडेंट्स जो हैं उनके कितने प्रश्न ठीक हुए हैं वो मैसेज बॉक्स में ज़रूर डालते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालते हैं। तो मेरी सभी को ये एडवाइस है कि वो जो मैसेज बॉक्स है, ठीक है, जो कमेंट बॉक्स है उसमें अपने कितने क्वेश्चंस ठीक हुए हैं उसको ज़रूर मैसेज करें, ठीक है। क्योंकि ये मैं मान के चलता हूँ कि जितने भी लोगों ने टेस्ट भरा होगा तो वो तैयारी कर ही रहा होगा। तो ये टेस्ट सीरीज़ आपको हेल्प करेगी ये चीज़ देखने के लिए कि आप कहाँ स्टैंड करते हैं और आपको कितनी और मेहनत करने की ज़रूरत है। क्लियर? तो चलिए कॉपी पेन लेकर तैयार हो जाइए। जैसा आप सभी जानते हैं, आपको 10 सेकंड का समय दिया जाएगा और उस 10 सेकंड के बाद जब मैं आंसर आपको बताऊंगा तो आपको उसको क्रॉस चेक करना है कि आपके कितने आंसर्स ठीक हो रहे हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्विज, जिसमें 15 प्रश्न ही होंगे। तो पहले क्वेश्चन से शुरू करेंगे हम। पहला प्रश्न है, सुल्तान अजलान शाह कप किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन ए बैडमिंटन, ऑप्शन बी हॉकी, ऑप्शन सी गोल्फ, ऑप्शन डी फुटबॉल। तो दोस्तों 10 सेकंड का समय है आपके पास। ऑप्शन आपके सामने है, बैडमिंटन, हॉकी, गोल्फ, फुटबॉल। तो दोस्तों समय समाप्त हुआ, क्रॉस चेक कीजिए। तो दोस्तों राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। राइट आंसर इज ऑप्शन बी। दोस्तों सुल्तान अजलान शाह कप का संबंध जो है वो हॉकी से है। वहीं अगर हम इसकी बात करें कि सुल्तान अजलान शाह कप नाम की बात करें तो ये जो है मलेशिया के 9वें राजा के नाम पर रखा गया है, जो कि हॉकी के बहुत बड़े प्रशंसक थे। तो पहले ये जो टूर्नामेंट था ये 2 वर्ष में एक बार होता था और इसका आयोजन जो है वो 1983 से हो रहा है। लेकिन 1998 के बाद हर वर्ष इसका आयोजन किया जाता है। डन। तो मेरा प्रश्न यहां से एक आपके लिए है कि किस देश ने सबसे ज्यादा बार सुल्तान अजलान शाह कप जीता है? क्लियर? क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा कि कौन सा ऐसा देश है जिसने सबसे ज्यादा बार सुल्तान अजलान शाह कप जीता है। क्लियर? तो चलिए, आई होप आपका पहला प्रश्न ठीक हुआ होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न है, ओणम किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? ऑप्शन आपके सामने है, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल या आंध्र प्रदेश। आपका समय समाप्त होता है, चेक कीजिए। तो दोस्तों राइट आंसर इज ऑप्शन सी, केरल। दोस्तों केरल जो है, ओणम जो है केरल का सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण त्योहार है। जैसे हम नॉर्थ इंडिया में बैसाखी मनाते हैं फसल कटाई के बाद, वैसे ही केरल में ओणम को मनाया जाता है, ठीक है। यहां पे पौराणिक कथाओं के अनुसार यहाँ के एक राजा महाबली की घर वापसी का उत्सव भी इसी को कहा जाता है। अब दोस्तों ये फेमस क्यों है? ये त्योहार अपने जो रंगोली है, जो फूलों की रंगोली है, क्योंकि नॉर्थ इंडिया में भी हम दिवाली और जो भी त्योहार आता है वहां पे हम रंगोली बनाते हैं, लेकिन यहाँ की रंगोली जो है वो फूलों से बनाई जाती है, जिसे पुक्कलम कहा जाता है। क्लियर? और यहाँ पे एक नौका दौड़ होती है जिसको वल्लम कली कहा जाता है, और यहाँ पे जो नाव है, जो नौका है, उसकी शेप जो होती है वो सांप की तरह होती है। क्लियर? सो आई होप ये चीज आपकी समझ में आई होगी। बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न है, भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? ऑप्शन ए सरोजनी नायडू, ऑप्शन बी सुचेता कृपलानी, ऑप्शन सी विजय लक्ष्मी पंडित, ऑप्शन डी ममता बनर्जी।
समय समाप्त हुआ, क्रॉस चेक कीजिए। तो दोस्तों ये है राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, सुचेता कृपलानी। सुचेता कृपलानी भारत की किसी भी राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री थी। ठीक है, उन्होंने 1963 से लेकर 1967 तक उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री के रूप में काम किया। वहीं अगर भारत की पहली महिला राज्यपाल की बात करें तो वो सरोजनी नायडू थी। क्लियर। ऑप्शन सी की अगर हम देखें, विजय लक्ष्मी पंडित। विजय लक्ष्मी पंडित यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की पहली महिला प्रेसिडेंट थी। ठीक है, पहली और एकमात्र विजय लक्ष्मी पंडित। वहीं ममता बनर्जी की अगर हम बात करें तो ममता बनर्जी बंगाल की चीफ मिनिस्टर। आई होप ये चीजें आपको समझ में आई होंगी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा चौथा प्रश्न है, विक्टोरिया मेमोरियल भारत के किस शहर में स्थित है? ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी कोलकाता, ऑप्शन डी चेन्नई। चलिए क्रॉस चेक करते हैं, आपका आंसर सही है या गलत। तो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। राइट आंसर इज ऑप्शन सी। दोस्तों विक्टोरिया मेमोरियल जो है वो वेस्ट बंगाल की कैपिटल कोलकाता में स्थित है और इसका निर्माण महारानी विक्टोरिया की मृत्यु के बाद, ठीक है, भारत में उनके 25 साल के शासनकाल की याद में बनाया गया था। इसका उद्घाटन 1921 में किया गया था और यह इंडो सरसैनिक शैली में, ठीक है, इंडो सरसैनिक आर्किटेक्चर की वास्तुकला का एक भव्य उदाहरण है। क्लियर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा पांचवा प्रश्न है, पंचतंत्र की रचना किसने की थी? ऑप्शन ए कालिदास, ऑप्शन ए वेदव्यास, ऑप्शन सी विष्णु शर्मा, ऑप्शन डी तुलसीदास। आपका समय समाप्त होता है, क्रॉस चेक कीजिए। तो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। ठीक है, वहीं अगर हम पंचतंत्र की बात करें तो पहला सप्लीमेंट्री क्वेश्चन यहां से निकलता है कि पंचतंत्र जो है वो किस भाषा में लिखा गया है? तो ये संस्कृत में लिखा गया है और ये पशुदंत यानी एनिमल फैबल्स, एक टेल्स पे एक लिखा गया भारतीय संग्रह है, यानी एक एपिक है जिसकी रचना विष्णु शर्मा ने की थी, जिसका उद्देश्य राजकुमारों, उस वक्त के जो राजकुमार थे, उनकी नैतिकता और जीवन कौशल, ठीक है, लाइफस्टाइल को दिखाना था। वहीं अगर हम ऑप्शन ए की बात करें, कालिदास, इनको भारत का शेक्सपियर भी कहा जाता है और इनके 4 महाकाव्य बहुत मशहूर हैं। तो उन 4 महाकाव्यों के नाम मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वहीं अगर ऋषि वेदव्यास की बात करें तो इन्होंने कौन सा महाकाव्य लिखा, एपिक लिखा, यह भी जरूर मेंशन कीजिए। और तुलसीदास जी ने कौन सा काव्य लिखा उसको भी जरूर मेंशन कीजिए। ठीक है, तो यहां पे मैं आपको 3 जो हैं वो प्रश्न छोड़े जा रहा हूं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा छठा प्रश्न है, संगम साहित्य के संदर्भ में तोल्कापियम क्या है? ऑप्शन ए प्रेम कविताओं का संग्रह, तमिल व्याकरण और काव्य शास्त्र पर एक ग्रंथ, राजाओं के इतिहास पर एक महाकाव्य, या ऑप्शन डी तमिल दर्शन पर एक टीका यानी कमेंट। संगम साहित्य के संदर्भ में तोल्कापियम क्या है? तो दोस्तों समय समाप्त होता है, चेक कीजिए। दोस्तों तोल्कापियम जो है वो एक तमिल व्याकरण और काव्य शास्त्र पर एक ग्रंथ है। डन। अब यहां पे समझना पड़ेगा ये संगम साहित्य ये क्या चीज है। दोस्तों मदुरै में जितने भी कवि होते थे, हम दक्षिण भारत की बात कर रहे हैं, तमिलनाडु वर्तमान में, मदुरै में जितने भी कवि थे वो वर्ष में एक बार इकट्ठे होते थे और
विभिन्न जितने भी डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स होते थे उन पे वो चर्चा किया करते थे। तो उस काल को संगम काल कहा जाता है। तो इस ड्यूरेशन में जितने भी लिटरेचर लिखा गया उसको संगम साहित्य कहा जाता है। क्लियर? तो यहां पे अगर हम बात करें कि वो बाकी के जो साहित्य है वो कहां है, तो वो दोस्तों वो नष्ट हो चुका है। उस वक्त जो भी साहित्य लिखा गया उसमें सिर्फ अभी तोल्कापियम ही बचा हुआ है। तो तोल्कापियम तमिल भाषा में लिखा गया है और तमिल भाषा का ये सबसे पुराणिक व्याकरणिक ग्रंथ है। डन? यह केवल ग्रंथ जो है, ये ग्रंथ जो है केवल व्याकरण पर ही नहीं है बल्कि तमिल काव्य शास्त्र पोएटिक्स पे भी है, प्रोज पे है। ये उस युग की सामाजिक सांस्कृतिक व्यवस्था पर प्रकाश डालता है। और अगला प्रश्न यहां से निकलता है कि तोल्कापियम के रचनाकार कौन है, तो दोस्तों ये हैं तोल्कापियार। तो ये प्रश्न भी बहुत बार पूछा जाता है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। मैं ये मान के चल रहा हूं कि अभी तक सभी प्रश्न आपके ठीक हुए होंगे। तो दोस्तों अगला प्रश्न जो है वो इकोनॉमिक्स से है। अदृश्य निर्यात यानी इनविजिबल एक्सपोर्ट्स का क्या अर्थ है? पहली ऑप्शन है अवैध रूप से किए गए निर्यात। ऑप्शन बी सेवाओं का निर्यात जैसे सॉफ्टवेयर या पर्यटन। ऑप्शन सी बड़े पैमाने पर वस्तुओं का निर्यात। ऑप्शन डी वस्तुओं का निर्यात जिनका मूल्य कम है। इनविजिबल एक्सपोर्ट्स। तो चेक करते हैं कि आपका आंसर ठीक है या गलत। तो दोस्तों राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, सेवाओं का निर्यात। दोस्तों सर्विस सेक्टर, इंडिया का जो सर्विस सेक्टर है, अब जैसे आप जानते हैं अमेरिका में मैक्सिमम सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स जो हैं वो इंडियंस हैं, तो वहां वो सेवाएं दे रहे हैं। अब इसको इनविजिबल एक्सपोर्ट क्यों कहा जाता है? ये जो एक्सपोर्ट है यानी ये जो सर्विसेज हैं आप सिर्फ इनको महसूस कर सकते हैं। क्लियर? फिजिकल रूप में आप इनको नहीं देख सकते। क्लियर? तो अर्थव्यवस्था में अदृश्य निर्यात का तात्पर्य उन सेवाओं के निर्यात से है जो भौतिक रूप से नहीं दिखाई देते। इसमें सॉफ्टवेयर, देन पर्यटन, शिपिंग, बीमा और बैंकिंग सेवाएं शामिल है। तो यह वस्तुएं जो फिजिकल गुड्स, अगर हम कोई शर्ट्स एक्सपोर्ट कर रहे हैं, हम यहां से कोई शिप एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो वो चीज हमें दिखाई दे रही है। फॉर एग्जाम्पल हम शर्ट्स एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो वो दिखाई दे रहा है कि वो शर्ट्स जा रही हैं, लेकिन सर्विसेज को आप नहीं देख सकते, आप सिर्फ उनको महसूस कर सकते हैं। क्लियर? तो आई होप ये चीज आपकी समझ में आई होगी। चलिए इसका मैं एक और एग्जाम्पल देता हूं। हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो बस में सफर करते हैं, तो उसके बदले में वो टिकट खरीदते हैं। तो अगर टिकट खरीद रहे हैं इसका मतलब ये नहीं है कि उन्होंने बस खरीद ली। बस उनको एक सर्विस प्रोवाइड करवा रही है कि वो उनको उनके घर से उनके डेस्टिनेशन तक लेके जा रही है, तो वो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं और आप इसको सिर्फ महसूस कर सकते हैं, आप इसको फिजिकली नहीं देख सकते। क्लियर? चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और हमारा 8वां प्रश्न है जनरल साइंस से। कृत्रिम रूप से फलों को पकाने के लिए यानी आर्टिफिशियल राइपनिंग किस गैस का उपयोग किया जाता है? कृत्रिम रूप से फलों को पकाने के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए मीथेन, ऑप्शन बी इथेन, ऑप्शन सी एसिटिलीन, ऑप्शन डी कार्बन डाइऑक्साइड। दोस्तों आजकल मार्केट में जितने भी फ्रूट्स आ रहे हैं उनको आर्टिफिशियल रूप से ही पकाया जाता है, तो इसके लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है? अगर हम बात करें जो तो फल पेड़ पर पकते हैं, तो एथाइलिन जो है वो एक नेचुरल रूप से बनता है, तो हम देखते हैं। तो दोस्तों ये है ऑप्शन सी एसिटिलिन। ठीक है, राइट ऑप्शन इज एसिटिलिन।
अगर हम ट्रेडिशनली देखें तो फलों को पकाने के लिए एसिटिलीन का प्रयोग किया जाता था, लेकिन क्योंकि यहाँ पर पानी के कांटेक्ट में आने पर यह हीट और एथिलीन जैसी गैसेस प्रोड्यूस करती है और जो पकने की प्रक्रिया को और फास्ट कर देती है। लेकिन यहाँ पे फूड स्टैंडर्ड्स, ठीक है, खाद्य सुरक्षा कारणों के कारण अब एथिलीन का प्रयोग जो है वो अधिक किया जाता है, ठीक है, क्योंकि एसिटिलीन जो है अल्टीमेटली वो एथिलीन में ही कन्वर्ट होगी, तो इसलिए अब डायरेक्टली एथिलीन का प्रयोग किया जाता है, एथाइलिन जिसे आप बोलते हैं। एथाइलिन जो है वो नेचुरली भी प्रोड्यूस होती है, जितने भी फल जो हैं वो पेड़ पे पकते हैं, और एथाइलिन को हम लेबोरेटरी में भी प्रोड्यूस करते हैं। क्लियर? चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा 9th क्वेश्चन है, वह कौन सा सिद्धांत है, जनरल साइंस से फिर एक क्वेश्चन है, वह कौन सा सिद्धांत है, प्रिंसिपल है, जिसके अनुसार किसी वस्तु को अंतरिक्ष में भेजने के लिए उसके वेग को यानी उसकी स्पीड को पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से बाहर निकलने के लिए पर्याप्त होना चाहिए? सापेक्षता का सिद्धांत, केपलर के नियम, पलायन वेग यानी एस्केप वेलोसिटी, या न्यूटन्स थर्ड लॉ, न्यूटन का तीसरा नियम? दोस्तों आपका समय समाप्त होता है, चेक कीजिए आपका आंसर ठीक है या गलत। तो ये है एस्केप वेलोसिटी यानी ऑप्शन सी, पलायन वेग, जिसे हिंदी में पलायन वेग बोलते हैं। दोस्तों जितने भी रॉकेट्स हैं, जितने भी रॉकेट सैटेलाइट्स को लेके जाते हैं, तो जिस स्पीड से उनको लॉन्च किया जाता है, तो उस वेलोसिटी को बोला जाता है एस्केप वेलोसिटी। नॉर्मली अगर आप किसी भी पेन को ऊपर फेंकें तो वो पेन गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटी के कारण वो हमेशा नीचे ही आएगा। लेकिन अगर यदि किसी वस्तु को 11.2 किलोमीटर पर सेकंड के हिसाब से हम थ्रो करें तो वो धरती के गुरुत्वाकर्षण से बाहर हो जाएगी, यानी क्लियर है, तो ग्रेविटेशनल जो पुल है उससे बाहर हो जाएगी। तो ये जो 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होता है, इसी को एस्केप वेलोसिटी बोलते हैं। तो यहां से दो प्रश्न निकलते हैं। पहला तो जो आपको डायरेक्टली पूछा गया है, ठीक है, कि वो कौन सी स्पीड है, कौन सी वेलोसिटी है जिस वेलोसिटी से थ्रो करने पर कोई भी चीज जो है वो धरती के जो ग्रेविटेशनल पुल है उससे निकल जाएगी, तो उसे बोलते हैं एस्केप वेलोसिटी। अगला प्रश्न ये निकलता है कि एस्केप वेलोसिटी की वैल्यू क्या होती है? तो दोस्तों 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। क्लियर? सो आई होप ये चीज समझ में आई होगी। दोस्तों अगेन मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आपके जितने भी प्रश्न ठीक हों, ठीक है, वीडियो को अंत तक देखिएगा, और अंत में आपके जितने भी प्रश्न ठीक हो रहे होंगे तो उसको कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कीजिए। क्लियर? और यदि आप हमारे उन्ना में, हिमाचल प्रदेश के उन्ना में, डिस्ट्रिक्ट उन्ना में आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो कॉन्टैक्ट नंबर मेरा ये है, ठीक है, 8580796944। क्लियर? तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा 10वां प्रश्न है, मुगल वास्तुकला में पिट्रा ड्यूरा टेक्निक यानी तकनीक का सर्वप्रथम प्रयोग किस मकबरे में किया गया था? हुमायूं का मकबरा, एतमादुद्दौला का मकबरा, ताजमहल, लाल किला, दिल्ली? पिट्रा ड्यूरा टेक्निक। दोस्तों समय समाप्त हुआ, चेक कीजिए। दोस्तों यह राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, एतमादुद्दौला का मकबरा। ये जो एतमादुद्दौला है, ठीक है, ये नूरजहां के फादर थे। नूरजहां यानी जहांगीर की वाइफ।
वहीं अगर हम इस आर्किटेक्चर की बात करें, इस टेक्निक की बात करें, तो यहाँ पे एक मकबरा बनाया जाता था और उसमें कार्विंग की जाती थी और उस कार्विंग में हीरे और हीरे मोती जवाहरात जितने भी होते थे उनको जड़ा जाता था संगमरमर में। क्लियर है? इस टेक्निक का सबसे पहले जो प्रयोग हुआ वो एतमाद उद दौला के मकबरे में हुआ, जो कि आगरा में स्थित है। इस मकबरे को बेबी ताज भी कहा जाता है। क्लियर? और इसका निर्माण जो है, या तो ऑप्शन में आपको जहांगीर देखने को मिलेगा या नूरजहां। क्लियर? तो यहां से कुछ सप्लीमेंट्री क्वेश्चन भी बनते हैं कि नूरजहां के पिता का क्या नाम था? तो एतमाद उद दौला। क्लियर? एतमाद उद दौला का जो मकबरा है वो पिट्रा ड्यूरा टेक्निक में बनाया गया है। ठीक है। नेक्स्ट, बेबी ताज किसे कहा जाता है? क्योंकि दोस्तों इसकी जो शेप है, ठीक है, ये बिल्कुल ताजमहल की तरह ही है। डन। सेकंड, नेक्स्ट, यहां से इसका निर्माण किसने करवाया? तो ऑप्शन में यहां नूरजहां है यहां पे दी हुई, या कई बार नूरजहां ना होकर जहांगीर होगा। डन। अब यहां पे मैं आपके लिए एक और प्रश्न छोड़े जा रहा हूं कि इत्र का आविष्कार नूरजहां की मदर ने किया था। तो क्वेश्चन ये है कि नूरजहां की मदर का क्या नाम था जिन्होंने इत्र का आविष्कार किया था? क्लियर? चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा 11वां प्रश्न है, कर्क रेखा यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भारत के कुल कितने राज्यों से होकर गुजरती है? ऑप्शन आपके सामने है, 6, 7, 8, 9। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भारत के कुल कितने राज्यों से होकर गुजरती है? दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो आई होप आपने अपना आंसर मार्क कर लिया होगा। चेक करते हैं कि आपका आंसर ठीक है या गलत। तो दोस्तों राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, 8। ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है ये 8 राज्यों से होकर गुजरती है और ये 8 राज्य जो है ये है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। क्लियर? दोस्तों इतनी 8 स्टेट्स याद रखना, उनके नाम याद रखना ये मुश्किल है, तो इसके लिए एक निमोनिक है, मित्र पर गमछा झाड़। ठीक है। यहां पे मी जो है ये मिजोरम के लिए, त्र जो है ये त्रिपुरा के लिए, प जो है ये पश्चिम बंगाल के लिए, र जो है ये राजस्थान के लिए, ग जो है ये गुजरात के लिए, म जो है मध्य प्रदेश के लिए, छ जो है ये छत्तीसगढ़ के लिए, झ जो है ये झारखंड के लिए है। क्लियर? आई होप ये निमोनिक आपको पसंद आया होगा, याद रखने में काफी आसान है। क्लियर है? तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 12वां प्रश्न है, फिलीपींस देश की मुद्रा क्या है? ऑप्शन ए दिनार, ऑप्शन बी पेसो, ऑप्शन सी वॉन, ऑप्शन डी क्यात। फिलीपींस देश की मुद्रा क्या है? ऑप्शन ए दिनार, ऑप्शन बी पेसो, ऑप्शन सी वॉन, ऑप्शन डी क्यात। राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी पेसो। दोस्तों पेसो जो है ये फिलीपींस की मुद्रा है, फिलिपिनी पेसो कहा जाता है इसे। अब अगर हम बात करें कि क्या पेसो जो है वो सिर्फ फिलीपींस की ही करेंसी है, तो दोस्तों नहीं,
जितने भी कंट्रीज जो थी वो स्पेन के अंडर आती थी, स्पेन के अधीन थी, तो वहां देशों की जो करेंसी है उसको पेसो ही कहा जाता है। क्लियर? चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 13वां प्रश्न है, विश्व आर्थिक मंच वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का वार्षिक सम्मेलन कहां आयोजित होता है, जिसे अक्सर दुनिया के नेताओं का जमावड़ा कहा जाता है? ऑप्शन ए न्यूयॉर्क, ऑप्शन बी दावोस स्विट्जरलैंड, ऑप्शन सी जिनेवा, जिनेवा भी स्विट्जरलैंड में है, ऑप्शन डी वियना, और वियना जो है ऑस्ट्रिया की कैपिटल है। तो विश्व आर्थिक मंच वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का वार्षिक सम्मेलन कहां आयोजित होता है? तो दोस्तों चेक करते हैं। आई होप अभी तक आपने अपना आंसर मार्क कर दिया होगा। यह है दावोस। दावोस जो है ये स्विट्जरलैंड में स्थित है। यहां पे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का जो वार्षिक सम्मेलन है वो हर वर्ष किया जाता है। अब क्योंकि इस आयोजन में जो व्यापार भी डिस्कस होता है, राजनीति भी डिस्कस होती है, आर्ट एंड कल्चर भी डिस्कस होता है, और शिक्षा के क्षेत्र में भी यहां पे डिस्कशन होती है। तो इस चीज को लेकर दुनिया भर के जितने भी लीडर्स हैं, ठीक है, लीडर्स हैं, बिजनेसमैन हैं, वो सारे के सारे यहां पे इकट्ठे होते हैं। क्लियर? चलिए बढ़ते हैं 14वें प्रश्न की ओर। 14वां प्रश्न है, जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किस जेल में लिखी थी? ऑप्शन ए येरवड़ा जेल जो कि पुणे में है, ऑप्शन बी अलीपुर सेंट्रल जेल जो कि कोलकाता में है, ऑप्शन सी है अहमदनगर फोर्ट जेल जो कि महाराष्ट्र में है, या ऑप्शन डी नैनी जेल जो इलाहाबाद में है। दोस्तों आई होप आपने अपना आंसर मार्क कर लिया होगा। लेट्स चेक इट आउट। राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी अहमदनगर फोर्ट जेल महाराष्ट्र। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो है इनकी फेमस बुक है, ये 1942 से लेकर 1946 के दौरान, ये जब अंतिम बार इनको गिरफ्तार किया गया था और ये सबसे लंबा कारावास था इनका, तो ये अहमदनगर फोर्ट जेल में लिखी गई थी। क्लियर? मैं सारे स्टूडेंट्स को एडवाइस करूंगा, जिंदगी में कभी भी मौका मिले तो इसको जरूर पढ़िए। अगर पढ़ा ना जाए तो DD1 पे, दूरदर्शन पे एक सीरियल आया करता था, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, भारत एक खोज, जो कि श्याम बेनेगल द्वारा निर्देशित था, डायरेक्टेड बाय श्याम बेनेगल। ये जो सीरियल है ये आज भी यूट्यूब पे अवेलेबल है। तो यदि भारत के बारे में आपको जानना है और जो भी एग्जाम हो, ठीक है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया से रिलेटेड क्वेश्चन आते ही आते हैं। और डिस्कवरी ऑफ इंडिया अगर आप इस यूट्यूब पे जो सीरियल अवेलेबल है, एपिसोड्स अवेलेबल है, आप इसको जरूर देखिए। ये हमेशा किसी ना किसी भी एग्जाम में आपको हेल्प जरूर करेगा। क्लियर? जरूरी नहीं है कि सारे के सारे जो एपिसोड्स हैं वो आप एक बार में देख लीजिए। आप एक एक एपिसोड करके देखेंगे तो यहां से आपको इंडिया की एंशिएंट हिस्ट्री, मिडियावल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री, यहां तीनों की जानकारी आपको मिलेगी। क्लियर? तो चलिए बढ़ते हैं अपने आखिरी प्रश्न की ओर। हमारा 15वां और आखिरी प्रश्न है, भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त, फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन थे? ऑप्शन ए TN शेषन, ऑप्शन बी सुनील अरोड़ा, ऑप्शन सी सुकुमार सेन, ऑप्शन डी MS गिल।
दोस्तों आपका समय समाप्त होता है। लेट्स क्रॉस चेक इट। राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, सुकुमार सेन। दोस्तों सुकुमार सेन ये 1950 से लेकर 1958 तक ये भारत के चीफ इलेक्शन कमिश्नर रहे और उस समय सिर्फ एक ही चीफ इलेक्शन कमिश्नर हुआ करता था। वर्तमान में अगर हम देखें तो 3 कमिश्नर होते हैं, उनमें एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 इलेक्शन कमिश्नर होते हैं। ठीक है। 25 जनवरी 1950 को इलेक्शन कमीशन की स्थापना की गई थी, क्योंकि उस टाइम के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ये चाहते थे कि जो चुनाव आयोग है, ठीक है, चुनाव आयोग जो सेंट्रल इलेक्शन कमीशन है वो पूरी तरह से इंडिपेंडेंट रहे। तो इसलिए 26 जनवरी से पहले, एक दिन पहले इसका निर्माण किया गया, इसको स्थापित किया गया 25 जनवरी 1950 को। क्लियर। तो यहां पे सुकुमार सेन की बात करें तो यहां पे 2 इलेक्शंस इन्होंने कंडक्ट करवाए, 1952 और 1957। दोस्तों जब ये 2 इलेक्शन हो रहे थे तो पूरे दुनिया की नजर भारत पे थी, क्योंकि इंडिया पहला अपना एक इलेक्शन कंडक्ट करवा रहा था। तो पूरी दुनिया की नजर भारत पे थी। इलेक्शन कमीशन जो है वो यहां पे जो सूचियां बनाएगा स्टेट वाइज, वो कैसे बनाएगा। तो सुकुमार सेन ने ये एक प्लानिंग की कि भारत की जितनी भी लोग हैं जो 21 वर्ष से, क्योंकि उस वक्त आयु जो है वो 21 वर्ष हुआ करती थी वोट डालने की। क्लियर। तो सारी की सारी सूचियां जो है वो अच्छे ढंग से बनाई और ये जो 2 इलेक्शन हुए इसको पूरी दुनिया ने अप्रिशिएट किया। क्लियर। तो भारत के पहले जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे वो है सुकुमार सेन। क्लियर। यहां पे एक प्रश्न, और हां यहां पे टीएन सेशन का नाम यहां पे लिखा हुआ है। भारत की जो चुनाव प्रणाली है यहां पे काफी खामियां पाई गई 1966 के बाद के जो इलेक्शंस हुए, तो उसको सुधारने का काम जो है वो टीएन सेशन ने किया था। और वर्तमान में अगर हम टीएन सेशन की बात करें तो गोल्डन पीरियड ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी कहा जाता है टीएन सेशन के काल को। क्लियर। तो यहां पे एक प्रश्न मैं आपके लिए और छोड़े जा रहा हूं कि वर्तमान में क्योंकि बिहार में इलेक्शन हो रहे हैं, तो वर्तमान में भारत के चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है और आप उनके बारे में क्या कमेंट करना चाहते हैं। आप इंडिपेंडेंटली बिना किसी झिझक के आप उसको मेंशन कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के 15 प्रश्न। आई होप 15 के 15 प्रश्न जो हैं आपके ठीक हुए होंगे। ठीक है। जितने भी आपके प्रश्न ठीक हुए, चाहे 1 है, 2 है, 3 है, 15 है, आप उसको कमेंट बॉक्स में मेंशन जरूर कीजिएगा। शर्माने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब तक आप पहले ये चीज मानेंगे नहीं कि आपको और मेहनत करने की जरूरत है, तब तक आप मेहनत नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहली चीज ये होती है कि हमें ये मानना पड़ेगा कि हम यहां पे स्टैंड करते हैं। क्लियर। और हमें इतनी और मेहनत करने की जरूरत है। दोस्तों आपका कोई भी प्रश्न है आप उसको कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कीजिएगा। अगर आप चाहते हैं किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे हम वीडियो बनाएं तो उसको भी कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कीजिएगा। और यदि आप ऑफलाइन क्लास अटेंड करना चाहते हैं, बाल की खाल निकालना चाहते हैं, बहुत डिटेल में जाना चाहते हैं, तो आप मुझसे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। क्लियर। तो चलिए आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। देखने के लिए विशेष धन्यवाद। I wish you all the best for your upcoming exams. Thank you very much.